अभी जस्ट आ रहा है, ये लोग अपना दुकानदारी लगाए एक और दुकानदार आ गए। हाँ। विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? जब जनता पार्टी बनी थी तो उस समय भी कोई चेहरा नहीं था, लेकिन बनने के बाद चेहरा आ गया। जनता दल बना था उस समय भी कोई चेहरा नहीं था, लेकिन सरकार बनने के बाद चेहरा आ गया। यहाँ पर भी भाजपा की विदाई के बाद अपोजिशन मिलकर जब सरकार बनाएगी तो प्रधानमंत्री का चेहरा बात लोकतंत्र होगा। स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र ही हमेशा, जब जब देश पर मुसीबत आती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने आप, जनता सड़क पे आती है, जनता मैदान में आती है और लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए वो संघर्ष भी करती है, रास्ता भी निकालती है। अच्छा, यहाँ आजमगढ़ में एक शहीद सिपाही हुआ है, उसके घर कोई समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं गया, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ हमारे जो संगठन के लोग हैं उनको जानकारी मिल रही, वो जाएंगे, हो सकता है गया भी हो, क्योंकि इसके विषय में जानकारी नहीं है इसलिए उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन किसी भी शहीद के सम्मान में सबसे पहले सरकार को जाना चाहिए और जो भी हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं किसी पार्टी के, उनको भी बेहिचक उसके सम्मान में उसके आवाज पे जाना चाहिए। विपक्षी गोलबंदी चल रही है, कांग्रेस का छोड़ना, साथ रहना, कई चीजें चल रही है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, कुल मिलाकर के आज देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, भारतीय संविधान के लिए भारतीय जनता पार्टी खतरा बन चुकी है। देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो भाजपा को हटाने के लिए सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। 2024 लोकसभा का चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होगा, इस बात को लेकर के सारे विपक्षी एक होने की कवायद में लगे हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि 2024 लोकसभा चुनाव आते आते विपक्षी एकता भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगी। लेकिन अच्छा, आपका जो बयान था 14 से लगातार हर चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक मजबूत वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, क्या 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी भाजपा के चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब रहेगी? स्वाभाविक रूप से ये लोकतंत्र है। समय समय पर जब भी राजनीतिक पार्टियों से लोग ठगे जाते हैं, सत्ता उनके साथ धोखा देती है, जनता ही खुद उनके खिलाफ मौके पर चुनाव ताल ठोके खड़ी हो जाती है और यही होगा। जिस तरीके से आज भाजपा सरकार में पूरे देश का नौजवान बेरोजगारी का दंड झेल रहा है, बेरोजगारी आज आसमान पर है, नौजवान सरकारी नौकरियों के लिए तरस रहे हैं। ये पहली सरकार है आजादी के बाद जो सरकारी विभागों को अपने निजी चहेते उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव बेच रही है। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, LIC बेच दिया, सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, यहाँ तक कि बैंक भी इन उद्योगपतियों पर मेहरबान है। अभी अरबों खरबों का घोटाला जिस तरीके से उजागर हुआ है, उसमें भाजपा सरकार कितना भी अपने चहेते उद्योगपति को बचाने की कोशिश क्यों न करे, बचा नहीं पाएगी। वहीं दूसरी ओर महंगाई से देश की जनता की कमर टूट रही है। उत्तर प्रदेश के किसानों पर डबल मार है, एक तो महंगाई की, दूसरे छुट्टा जानवरों की। किसानों की फसल चर करके चौपट कर दे रहे हैं। कहने के लिए तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देते हैं साल में 6,000 रुपया, लेकिन लाखों रुपए की फसल छुट्टा जानवर चरा ले जा रहे हैं, उससे निजात आज तक सरकार नहीं दिला पाई। वहीं पर GST छोटे और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों के लूट का माध्यम बन गई है और साथ ही साथ आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर काम कर रही है। जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश को लूटकर पूरा पैसा इंग्लैंड भेजती थी, उसी प्रकार से भाजपा सरकार पूरे देश को लूटकर तबाह कर अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने मिल जाएगी। अभी जल्दबाजी होगी, कोई इस प्रकार का फोरकास्टिंग करना अभी जल्दबाजी होगी। हाँ, इतना जरूर है कि भाजपा का बुरिया बिस्तर जरूर बंधेगा। अच्छा, पूर्वोत्तर के राज्यों में जिस तरीके से भाजपा को जीत मिली और उस पर तो भाजपा आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। देश की दिशा उत्तर प्रदेश से तय होती है। 80 लोकसभाओं का सीट का उत्तर प्रदेश है और यहीं से राजनीति बनती भी है, यहीं से बिगड़ती भी है। यहीं से मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और यहीं से मोदी जी प्रधानमंत्री गद्दी से उतरेंगे भी। अच्छा, इसलिए रामचरितमानस में दिए गए आपके बयान को लेकर भाजपा नेता आपको राक्षस और असुर कहने की धमकी दे रहे हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? अब जो जिस चरित्र का होता है दूसरों को भी अपने चरित्र के मानक पर तौलता है।
जो खुद शैतान हैं, जो खुद दुष्टता करते हैं, दूसरों को नीच कहते हैं, अधम कहते हैं, प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं, सिर काटने के लिए इनाम देते हैं, 51 करोड़ 21 लाख का सुपारी देते हैं, जीभ काटने के लिए 5 लाख 11 लाख की पैसा देते हैं, और हाथ काटने की बात करते हैं, कान नाक काटने की बात करते हैं, 5 लाख की तलवार खरीद करके लहराते हैं कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या कर देंगे। अब बताओ, इनसे बड़ा आतंकवादी कौन होगा, इनसे बड़ा शैतान कौन होगा, इनसे बड़ा कसाई कौन होगा? ये क्या कहते हैं वो माने नहीं रखती। आज देश की 97% लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग अपने गिरेबान में झांक के देखें, स्वामी प्रसाद मौर्य पर उंगली उठाने के पहले अपनी ओर उंगली उठा करके देखें कि वो कहाँ खड़े हैं। लेकिन अतीक वाले मामले में तो मुख्यमंत्री जी का दिन में अतीक के बेटे को मार दिया जाएगा, देख लीजिए। अब जिस तरीके से सरकार की कार्य पद्धति है उसको देख के उन्होंने कहा होगा, लेकिन वो रामगोपाल जी का बयान है, इसलिए अच्छा होगा कि इसके विषय में उनसे बात किया जाए। बुलडोजर नीति को किस हद तक आप सही मानते हैं? देखिए, बुलडोजर कोई कानून नहीं है, ना आईपीसी की किसी धारा में है, न सीआरपीसी किसी धारा में है, न संविधान में है। इसलिए सरकार की अराजकता और द्वेष भावना की मानसिकता तथा विपक्ष की आवाज को कुचलने की मंशा की देन है बुलडोजर। हमारे पास अपराधियों पर चाबुक लगाने के लिए आईपीसी सीआरपीसी के कानून पर्याप्त हैं। उसके माध्यम से हम किसी भी बड़े से बड़े माफिया को उसकी औकात बता सकते हैं, और किसी के पुश्तैनी मकान पर बुलडोजर चला करके हम गुंडागर्दी पर रोक नहीं सकते हैं। एक दो गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करिए और 50 और 100 को छोड़ दीजिए, तो ऐसे कानून का राज नहीं आएगा। अच्छा, जो आपने रामचरितमानस में बयान दिया था, क्या आप आज भी उस पर कायम हैं? मैंने तो बहुत पहले कह दिया, एक बार नहीं कहा, कई बार कह दिया। मैंने देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात की है। धर्म का बहाना लेकर, जात सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच अधम कहना, देश की महिलाओं को प्रताड़ित करने की बात करना, शूद्र समाज को अपमानित करने की बात करना, यह धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। और 97% लोगों की भावनाएं जो आहत हो रही हैं, वो सब हिंदू धर्म के ही लोग हैं, किसी और धर्म के लोग नहीं हैं। तो धर्म के नाम पर धर्म के ठेकेदार 3% लोग 97% हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कर सकते। मैं उस पर आज भी कायम। आप क्या कहेंगे इस तरीके से, जिस तरीके से समाजवादी धरती भी है यहाँ? देखिए, आज तो मुख्य रूप से हमारे बहुत ही पुराने मित्र और कर्मठ समाज सेवी डॉक्टर ओम प्रकाश मौर्य जी के अभी हाल में निधन होने के बाद मैं नहीं आ पाया था। आज उनको परिवारिक जनों से मिलने और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। चूँकि लोक दल की राजनीति से जब मैंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी, उस समय के हमारे साथियों में से डॉक्टर ओम प्रकाश मौर्य जी रहे हैं। पारिवारिक रिश्ता भी रहा है। मेरा आना जाना यहाँ प्रायः होता रहा। कई ऐसे मौके आए जब मैं यहाँ रात भी रुका हूँ, तो स्वाभाविक रूप से पूर्व से कार्यक्रमों की अति व्यस्तता के नाते, बीच में ना पाने के नाते आज यहाँ पर उपस्थित हुआ, परिवारजनों से मिला और अपने प्रिय मित्र ओम प्रकाश जी को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया। अच्छा, नगर निकाय चुनाव को लेके ओबीसी आरक्षण सर्वे का काम पूरा हो चुका है। क्या आपको लगता है कि सरकार पिछड़े वर्ग के लिए घोषित सीटों पे फिर से समीक्षा करेगी? देखिए, कुल मिलाकर के अभी तक जो भाजपा सरकार का रवैया है, जिस तरीके से सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर डकैती डाली है, इनके हिस्से की सीट को भी अपने चहेतों को बांटा है, उसको देखते हुए इनकी नीयत पर हमें खोट है। सरकार पर हमें भरोसा नहीं है कि समुचित रूप से आरक्षण का लाभ देंगे। हाँ, इतना जरूर है
कि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है और माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा हम उसे स्वीकार करेंगे। अच्छा, अगले साल लोकसभा चुनाव जो होना है उसको लेकर समाजवादी पार्टी की क्या काम की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ की खेती करती है। अभी यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि अखिलेश यादव की सरकार में 86 एसडीएम में 56 एसडीएम यादव हुए थे। एक मुख्यमंत्री इस प्रकार की बात करता है, जबकि लोक सेवा आयोग उसके अधीन है, सारे मेंबर उसके हैं, सारे चेयरमैन उसके हैं। उनको तो आंकड़ा मंगा लेना चाहिए। अखिलेश यादव के 5 साल के कार्यकाल में कुल 110 एसडीएम का चयन हुआ था। 110 एसडीएम में 14 यादव एसडीएम चुने गए थे, 20 ब्राह्मण भी चयनित हुए थे। तो न 86 का आंकड़ा सही है न 56 का आंकड़ा सही है। 110 में 14 एसडीएम यादव समाज के, तो 20 ब्राह्मण समाज के भी। लेकिन वो माफियाओं की बात करते हैं कि सपा के राज में माफिया बहुत पले बढ़े और उसी का नतीजा कि अतीक अहमद आज इतना मनोबल बढ़ा कि इस तरीके से गनर को मार रहे हैं और गवाह को मार रहे हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले इतिहास को देख ले, आपराधिक घटनाएं बेतहाशा इनकी ही सरकार में होती थी। आज जब तक भाजपा सत्ता में नहीं थी तब तक दंगों की बौछार थी, और वही दंगा कराने वाले लोग जब सत्ता में आ गए तो दंगा अपने आप खत्म हो गया। तो इसलिए आज ऐसे लोग कुछ बोलने के पहले उनको तौलना चाहिए अपने पर कि एक मुख्यमंत्री अगर कोई बात बोलता है तो तथ्यों के आधार पर बोलना चाहिए। सरकार के पास सारे आंकड़े होते हैं, कितने हिस्ट्री स्ट्रीट अपराधी हैं उनके पास लेखा जोखा होता है। 1-2 हिस्ट्री स्ट्रीट अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने से सारे आपराधिक कृत्यों पर रोक नहीं लगेगी। अगर सही मायने में नियत साफ है तो सारे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करिए, तब जाके कानून का राज बनेगा। 1-2 के ऊपर कार्रवाई करने से, 1-2 के घर पर बुलडोजर चलाने से नहीं बात बनेगी जब तक सारे माफियाओं के यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा। प्रोफेसर संतोष जी दे दीजिए।